यह दृश्य कल्पना कीजिए, दो समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं समुद्र तल से 4000 फीट ऊंची, जिनके बीच फैली है 5 मील चौड़ी रहस्यमयी घाटी। यह घाटी घने अरण्य से ढकी है। केवल कहीं कहीं पर चट्टानी शिखर आकाश को चुनौती देते हुए खड़े हैं। यही है मेरी कथा का मंच। दक्षिण भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी का उत्तर सलेम क्षेत्र। उत्तर से दक्षिण तक फैली इन पहाड़ियों में पूर्वी श्रृंखला अधिक ऊंची है। इसके दक्षिणी छोर पर खड़ा है गुथेरायन शिखर, 4500 फीट की ऊंचाई पर, मानो आकाश को भेदता हुआ। इसकी ढलानों पर स्थित है एक सुरम्य वन लॉज, कोडेकरई बंगला, जो संसार के सबसे मोहक दृश्यों से घिरा है। हर दिशा में लहराते पहाड़ और खड़ी चट्टानें, मानो प्रकृति ने स्वयं इन्हें रहस्य और वैभव से गढ़ा हो। भोर में जब गुलाबी आभा से रंगा सूरज कुहासे के बादलों को चीरता हुआ उगता है, और संध्या में जब पश्चिमी श्रृंखला के पीछे नारंगी तांबे की छटा में डूबता है, तब यह वन किसी अलौकिक रंगमंच सा प्रतीत होता है। फिर आती है चांदनी, फीकी परंतु रहस्यमयी। उसकी चांदी सी किरणें पहले शिखरों को, फिर गहरी घाटियों को छूती हैं, मानो किसी अदृश्य जादुई छड़ी से। लेकिन इस शांति के नीचे छिपा है जंगल का अंधकारमय सत्य। रात की निस्तब्धता में अचानक गूंज उठती है किसी मरते सांभर की चीख या किसी चितकबरे हिरण की तीखी चीत्कार। उनकी अंतिम पुकारें व्यर्थ ही उस पूर्णिमा को संबोधित होती हैं, जबकि नीचे वनभूमि पर उनका रक्त भूखे बाघ के पंजों तले बह रहा होता है। 20 वर्ष से भी अधिक समय पहले मुझे अफगानिस्तान के राजा अमानुल्लाह के भाई से मिलने का सौभाग्य मिला था। वह अपने देश से निर्वासित होकर कोडेकरई बंगले में रहते थे, एक ऐसा स्थान जिसे वे अपना प्रिय आश्रय मानते थे। उन्होंने कहा था कि यह दृश्य उन्हें उनके अफगानिस्तान की याद दिलाता है। फर्क सिर्फ इतना था कि वहां की पहाड़ियां नंगी थीं, जबकि कोडेकरई की पहाड़ियां घने जंगलों से ढकी थीं। पर दोनों ही स्थान उन्हें विशालता और स्वतंत्रता का प्रतीक लगते थे। पश्चिमी श्रृंखला की ढलानों पर बसा छोटा सा गांव कैंपेकरई, उसके चारों ओर कुछ खेत और खेतों के पार बांसों का घना जंगल। जंगल के बीच से बहती एक पथरीली धारा जो घाटी को चीरती हुई दक्षिण की ओर बढ़ती है। यही घाटी मैंने स्पाइडर वैली नाम दी थी, क्योंकि यहाँ विशालकाय मकड़ियां अपने जाल बुनती हैं, जो संकरी पगडंडी पर चलते यात्री को रोक लेते हैं। यह घाटी आगे चलकर मोरप्पुर घाटी में फैलती है, जहां वही धारा चिनार नदी से मिलती है। कावेरी से लगभग 10 मील दूर सोपथी नामक स्थान पर। मैंने इस क्षेत्र का इतना विस्तार से वर्णन इसलिए किया है कि पाठक थोड़ी कल्पना से इसकी रोमांचक सुंदरता को महसूस कर सके। सड़ी हुई वनस्पति की गंध, घने जंगल का अंधकारमय ट्वाइलाइट, दूर कहीं आधा गर्जन आधा करुण स्वर निकालता नरभक्षी बाघ, और उसके बाद छा जाने वाली भयावह निस्तब्धता। फिर अचानक झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट, वह अदृश्य रेंगता हुआ खतरा जो आपकी मौजूदगी को भांप चुका है और अपनी प्राचीन शिकारी प्रवृत्ति को आपकी सभ्य बुद्धि के विरुद्ध आजमाने को तैयार है। यहीं से मेरी कथा आरंभ होती है। कैंपेकरई गांव भय से कांप रहा था, क्योंकि नरभक्षी बाघ प्रकट हो चुका था और उसके पंजों तले गांव के 3 निवासी पहले ही अपनी जान गंवा चुके थे। पहला शिकार था एक वृद्ध पुजारी। वह मुत्तूर से, जो 11 मील दूर था, 1 महीने पहले कैंपेकरई की ओर निकला था, लेकिन वह कभी वहां पहुंचा ही नहीं। इन इलाकों में हाथियों का आतंक है और कभी कभी वे मनुष्यों को भी मार डालते हैं। इसलिए जब पुजारी लापता हुआ तो खोज दल निकला। शायद उन्हें उम्मीद थी कि कहीं हाथी के विशाल पदचिह्न मिलेंगे और उसके नीचे दबा हुआ शव, परंतु उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला।
कैंपेकरई से 5 मील दूर उन्हें जो मिला वह था एक नर बाघ के पंजों के निशान, पगडंडी पर बिखरा थोड़ा रक्त, वृद्ध का लाठी और उसका धोती का टुकड़ा, और कुछ नहीं। 10 दिन बाद सूर्यास्त के समय एक स्त्री गांव के कुएं पर पानी भरने गई। वह कभी वापस नहीं लौटी। रात 8 बजे उसका पति और कुछ ग्रामीण लालटेन और डंडे लेकर कुएं पर पहुंचे। वहां मिला केवल पीतल का घड़ा, आधा भरा हुआ, जमीन पर गिरा हुआ, कुएं से 20 फुट दूर। स्त्री का कोई पता नहीं। अगली सुबह खोज दल निकला। उन्हें पहले उसकी साड़ी मिली, फिर चांदी की पायल और अंततः उसका बिखरा हुआ शरीर। सिर झाड़ी के नीचे पड़ा था, हाथ पांव अलग अलग दिशाओं में बिखरे थे और बाकी शरीर की हड्डियां चबाई हुई थीं। यह स्पष्ट था, बाघ भूखा था और उसने अपने शिकार का पूरा आनंद लिया था। यहाँ से कथा और भी भयावह मोड़ लेती है। हर कदम पर जंगल की निस्तब्धता में छिपा हुआ वह अदृश्य शिकारी जो इंसान की बुद्धि को चुनौती देता है। 1 महीना बीत गया और कैंपेकरई गांव मानो किसी घेराबंदी में फंसा हुआ किला बन गया। कोई भीतर नहीं आता, कोई बाहर नहीं जाता। झोपड़ियों के आसपास और भीतर तक मानव मल की दुर्गंध फैल गई थी, क्योंकि कौन बाहर जाने की हिम्मत करता जब मौत खुद जंगल में घात लगाए बैठी थी। रात का समय सबसे भयावह था। लोग अपने मवेशियों और कभी-कभी कुत्तों के साथ तंग झोपड़ियों में कैद हो जाते। दरवाजे लकड़ी के गट्ठों और नदी से लाए गोल पत्थरों से बंद कर दिए जाते। हर दिन झोपड़ियां और गंदी होती जाती, लेकिन सावधानियां भी कभी कभी नाकाम हो जाती हैं। मारा, मेरे पुराने मित्र पुजारी बायरा का दामाद, इन अस्वच्छ हालातों को सहन नहीं कर पाया। उसने अपनी पत्नी से कहा था कि चाहे नरभक्षी बाघ हो या न हो, वह अपने घर के भीतर गंदगी नहीं करेगा। हर रात वह बाहर जाता और लौट आता, लेकिन उस रात वह गया और कभी वापस नहीं आया। उसकी पत्नी ने भीतर से सुना एक भारी सा धमाका, फिर गले से निकलती खुरदरी आवाज और फिर सन्नाटा। 15 मिनट बाद उसने शोर मचाया, पर कोई बाहर नहीं निकला। सबने उसकी चीखें सुनी, पर सब जानते थे कि अब मारा को बचाना असंभव है। वह मर चुका था और वे जीवित थे। बाहर जाकर मरने का क्या लाभ? इसलिए वे सब भीतर ही रहे और पूरी रात उसकी पत्नी की चीखें सुनते रहे। यह रात गांव के लिए एक अनंत यातना बन गई, जहां हर चीख याद दिलाती थी कि जंगल का अदृश्य शिकारी अब उनके दरवाजे पर है। अगली सुबह गांव वालों ने आधे मन से मारा के अवशेष खोजने की कोशिश की। शायद यह प्रयास व्यर्थ ही रहता अगर बाघ ने साहस दिखाकर गांव से मात्र 200 गज दूर झाड़ियों में पेट भरकर भोजन न किया होता। मारा का थोड़ा अधिक हिस्सा बचा था उस स्त्री से जो कुएं पर गई थी और लौटकर कभी नहीं आई। शायद उसका मांस कठोर था, या शायद उस रात बाघ की भूख कम थी। कौन जानता है? उसका सिर और धड़ कम से कम एक टुकड़े में मौजूद थे। अपने दामाद की इस भयावह नियति को देखकर मेरा पुराना मित्र बायरा, जो उस समय कैंपेकरई में था, अगले ही दिन खतरनाक 18 मील की यात्रा पर निकल पड़ा। अकेला, क्योंकि कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं था। उसने यह यात्रा बिना किसी आहट या दर्शन के पूरी की, मानो नरभक्षी बाघ ने स्वयं उसे अनदेखा कर दिया हो। पेनाग्राम पहुंचकर उसने अपने पुराने परिचित रंगा को ढूंढा और दोनों बस से बेंगलोर पहुंचे। उसी रात ठीक 9 बजे मेरे दरवाजे पर आवाजें गूंजी। बाहर निकलकर मैं चौंक गया, पर साथ ही प्रसन्न भी हुआ, क्योंकि मेरे पुराने जंगल साथी मेरे सामने खड़े थे। इस बीच सलेम जिले ने निषेध नीति को अपनाया था, शारीरिक, नैतिक और शायद आध्यात्मिक उत्थान के लिए। लेकिन मेरे ये दोनों अतिथि, सरल और ईमानदार वनवासी, ऐसे ऊंचे आदर्शों से दूर थे। उन्होंने आधा गिलास ब्रांडी का आनंद लिया और फिर ताजगी से भरकर कहानी शुरू की। बायरा ने विस्तार से बताया कैसे नरभक्षी बाघ आया, कैसे उसने आतंक फैलाया और कैसे उसका दामाद मारा शिकार बना। अंत में उसने सीधी बात कही,
मारा का बदला लेना ही होगा और यह काम तुम्हें करना है। उसकी बाल सुलभ आस्था और अटूट विश्वास के सामने मेरे पास कोई ठोस उत्तर नहीं था। पर क्या मैं उस नरभक्षी का सामना कर पाऊंगा या ये जंगल एक और त्रासदी का गवाह बनेगा? 3 दिन बाद मैं पेनाग्राम की ओर निकल पड़ा। वहां स्टूडबेकर कार छोड़ दी और स्थानीय बाजार से जरूरी सामान खरीदा। कुछ ही घंटों में हम तीनों, मैं, बायरा और रंगा 18 मील लंबी यात्रा पर पैदल चल पड़े, उस छोटे से गांव कैंपिक्रय की ओर जहां कार नहीं जा सकती थी। गांव से कुछ ही मील पहले पगडंडी पर हमें ताजा बाघ के पंजों के निशान मिले। कई दिनों से कोई इंसान इस रास्ते से नहीं गुजरा था, इसलिए निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने सावधानी से माप लिया। यह एक औसत आकार का नर बाघ था, पर यह कहना असंभव था कि वह बूढ़ा था या जवान। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वही नरभक्षी था या कोई और भटकता हुआ शिकारी? कैंपिक्रय के कुछ गिने चुने निवासी भी कोई ठोस जानकारी नहीं दे पाए। वे कहते थे कि नरभक्षी बहुत विशाल है, लेकिन आतंक से जकड़े हुए लोग अक्सर अपने दुश्मन को अलौकिक शक्ति और असंभव आकार का रूप दे देते हैं। अब समस्या थी, आगे कैसे बढ़ा जाए? उत्तर था, या तो किसी शिकार का इंतजार करो या फिर चारा पेश करो। लेकिन यह बाघ अब तक किसी गाय या घरेलू जानवर को नहीं मारा था। उसने केवल इंसानों को ही निशाना बनाया था। सवाल था, क्या वह जानवर को मारेगा या फिर चारा इंसान ही होना चाहिए? और अगर इंसान चारा बने तो वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही होता। यह विचार मुझे बेहद अप्रिय लगा। हम तीनों ने मग दर मग चाय पीते हुए गहन चर्चा की। मैंने कहा, पहले जानवरों को आजमाना चाहिए, लेकिन बायरा और रंगा का मानना था कि इंसानी चारा यानी मैं तुरंत परिणाम देगा। 3 लोगों की समिति में 2 का बहुमत भारी पड़ता है। मुझे झुकना पड़ा, लेकिन मैंने इतना जरूर मनवाया कि इंसानी चारे के साथ साथ 2 जवान बैलों को भी अलग अलग जगह बांध दिया जाए। भैंसे उपलब्ध नहीं थे, इसलिए मैंने 2 बैल खरीदे। एक को उसी जगह बांधा जहां बाघ के पंजों के निशान मिले थे और दूसरे को उस धारा के किनारे जो घाटी के तल से होकर बहती थी। अब देखना था, क्या बाघ इन बैलों की ओर आकर्षित होगा या फिर उसकी भूख केवल इंसानी रक्त से ही शांत होगी। मैं कुएं की पत्थर की मेहराब पर बैठा था, पीठ टिकाए उस लकड़ी के खंभे पर जिस पर चरखी का पहिया टंगा था। रस्सी से बंधा धातु का घड़ा मेरे पास रखा था। ताजा पानी हमेशा बोतल के पानी से बेहतर लगता है। कुएं से 50 गज दूर ही जंगल शुरू हो जाता था। केवल एक दिशा में किसी ने दर्जन भर पपीते के पेड़ लगाए थे। कुएं से मिली थोड़ी सी सिंचाई ने वहां घास और झाड़ियों का झुरमुट उगा दिया था। दिन में यह झुरमुट मामूली लगता था, पर जैसे ही संध्या ढली और अंधेरा गहराने लगा, मुझे लगा यही नरभक्षी के लिए सबसे उपयुक्त रास्ता है। वह पेट के बल रेंगते हुए आसानी से मेरे पास तक आ सकता था और मैं उसकी मौजूदगी का आभास भी न कर पाता। यह विचार आते ही मैंने अपनी जगह बदल ली। अब मैं कुएं के दूसरी ओर बैठा था, पीठ टिकाए दूसरे खंभे पर और सामने पपीते के पेड़। मैंने सोचा था कि चांदनी मेरी मदद करेगी, लेकिन भूल गया था कि चांद को पूर्वी पहाड़ियों के ऊपर उठना होगा। 8 बजे से पहले उसकी रोशनी उस कुएं तक नहीं पहुंच सकती थी और इस तरह मैंने अपने जीवन के सबसे भयावह 90 मिनट बिताए, उस चांद की पहली किरणों का इंतजार करते हुए। यह अनुभव मुझे गुम्मलापुर की झोपड़ियों के सामने बिताए गए भयानक घंटों की याद दिला रहा था, जब मैं उस खूंखार तेंदुए का इंतजार कर रहा था, या फिर उस दिन की जब मैं चमाला वन क्षेत्र में सागवान के पेड़ के नीचे बैठा था, एक और नरभक्षी की झलक पाने की आशा में। और अब मैं सोच रहा था, क्या मैं फिर से वही मूर्खता कर रहा हूं? पर सामान्य बुद्धि कहती थी, शायद यही एकमात्र रास्ता है। अंधेरा इतना गहरा था कि कोई परिचित रात का पंछी भी पास नहीं आया। कुछ चमगादड़ कुएं में उतरे, पानी की सतह को चूमते हुए अपनी प्यास बुझाने।
मैं अपनी आंखें तान कर देख रहा था, पपीते की ओर और चारों दिशाओं में। कल्पना ने मेरे सामने नरभक्षी का रूप गढ़ दिया, धीरे धीरे रेंगता हुआ, छिपकर मेरा पीछा करता हुआ। मेरी दृष्टि की सीमा से ठीक बाहर मैं मेहराब पर जकड़ा हुआ बैठा था, मेरी 405 बंदूक तनी हुई, अंगूठा टॉर्च के स्विच पर। उस क्षण मन में उठने वाले विचार अजीब और अनकहे होते हैं, और तभी बाघ मेरे सामने एक प्रतीक बन गया, संभवतः प्रतिशोधी भाग्य का। क्या यह अंधेरा मुझे निगल जाएगा, या चांद की पहली किरणें उस नरभक्षी का असली चेहरा उजागर करेंगी? कभी कभी यह भय मेरे मन से लगभग मिट जाता था, लेकिन 8 बजे के बाद पूर्वी पर्वतों की रेखा साफ होने लगी। आकाश में हल्की आभा फैली, तारों की चमक धुंधली हुई, और फिर चांद उभरा। उसकी रोशनी ने वातावरण को उज्जवल कर दिया, और मेरे भीतर की घबराहट भी कुछ कम हो गई। जैसे जैसे चांद ऊपर चढ़ता गया, दृश्य और स्पष्ट होता गया। अब मैं पपीते के पेड़ों के तनों के बीच लगभग साफ देख सकता था। रात के पहले हिस्से में कोई आवाज उस भयावह सन्नाटे को भंग नहीं कर सकी, लेकिन रात गहराते ही 11 बजे के बाद अचानक एक सांभर ने चीख लगाई। उसकी आवाज घाटी की उस धारा से आई जहां मैंने अपने बैलों में से एक को बांधा था। उसकी पुकार में भय और आतंक साफ झलक रहा था। बार बार वही स्वर गूंजता रहा, और फिर धीरे धीरे दूर होता गया। जब वह हिरण पहाड़ियों की ओर भागकर सुरक्षित हो गया, फिर से सन्नाटा छा गया। रात धीरे धीरे अपनी अंतिम घड़ियां खींचने लगी। तभी मेरे मन में विचार आया, क्यों न बाघ की तीव्र श्रवण शक्ति को परखा जाए। शायद वह कहीं पास हो और कुएं की चरखी की आवाज उसे आकर्षित कर ले। मैंने अपनी बंदूक दीवार से टिकाई और घड़े को रस्सी से धीरे धीरे पानी में उतारने लगा। चरखी की चीखती हुई आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही थी। लगभग 1 घंटे तक मैं यही करता रहा, कभी रुककर चारों ओर देखता, कभी झाड़ियों की गहरी छायाओं को टटोलता, लेकिन कुछ भी नहीं हिला। हवा तक स्थिर थी, पत्ते तक नहीं कांपे। ऐसा लग रहा था मानो उस क्षेत्र में मैं ही अकेला जीवित प्राणी हूं। बाकी सब लोग अपनी झोपड़ियों में बंद दरवाजों के पीछे सुरक्षित थे। रात के 3 बजे के बाद चांद पश्चिमी पर्वतों के पीछे डूबने लगा। अंधेरा फिर से गहराने लगा। अब मैं केवल कुछ ही गज दूर तक देख पा रहा था। तारों की हल्की चमक ही मेरी आंखों को सहारा दे रही थी। सिर्फ 90 मिनट का अंधेरा बाकी था और नींद मुझे बुरी तरह जकड़ रही थी, लेकिन अब मुझे अपनी चौकसी दोगुनी करनी थी। आखिर मैं पिछले 1 घंटे से बाघ को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। अगर वह अब आया तो परिस्थितियां पूरी तरह उसके पक्ष में थीं। पपीते के पेड़ अब केवल धुंधली परछाइयों की तरह दिख रहे थे। मैं समझ गया, अगर नरभक्षी ने हमला किया तो मैं पूरी तरह उसकी दया पर हूं, और अगर वह गर्जना करते हुए झपटे तो मेरी बंदूक से निकली गोली ही मेरा अंतिम उत्तर होगी। दूसरी ओर अगर वह चुपचाप रेंगते हुए आता तो मुझे उसकी मौजूदगी का पता तभी चलता जब वह मुझे गिरा चुका होता। उसी समय वे सारे चूहे, खरगोश और छोटे जीव जो पूरी रात कहीं दिखाई नहीं दिए थे, अचानक कुएं के पास इकट्ठा हो गए। वे इधर उधर भागते, सूखे पत्तों को खड़खड़ाते, कभी जोर से कभी धीमे स्वर में, और मेरी उत्तेजित कल्पना बार बार संदेश देती, नरभक्षी आ रहा है। यह रात मेरे लिए भयावह यातना बन गई। झूठी सुबह आई और चली गई। फिर ठीक 5:45 पर पूर्वी पर्वतों के ऊपर आकाश उज्जवल होने लगा। मुझे लगा आखिरकार दिन का उजाला आने वाला है और मेरी लंबी थकाऊ पहरेदारी अब समाप्त होने को है। 7 बजे के बाद सूरज ने पूर्वी पहाड़ियों से झांकना शुरू किया। मैं थका हुआ नींद से बोझिल कदमों से अपने तंबू की ओर बढ़ा, जो गांव के दक्षिणी छोर पर लगाया था। गर्म चाय और थोड़ी नींद ने मुझे 10 बजे तक संभाल लिया। फिर मैं रंगा और बायरा के साथ उस बैल को देखने गया जिसे धारा के किनारे बांधा था।
वह जीवित और सुरक्षित था, लेकिन पास जाकर देखा एक बाघ उसके 15 फीट तक आया था और बिना हमला किए लौट गया। रात में मैंने जो सांभर की चीख सुनी थी, वह निश्चित ही इसी बाघ को देखकर या सूंघ कर दी गई चेतावनी थी। उसके पंजों के निशान साफ थे, ठीक वैसे ही जैसे मैंने पश्चिमी श्रृंखला के रास्ते पर देखे थे। फिर भी मुझे पूरा विश्वास था कि यही असली नरभक्षी है, क्योंकि सामान्य बाघ कभी भी इतना आकर्षक और असुरक्षित चारे को यूं ही छोड़कर नहीं जाता। इसके बाद हम दूसरे बैल को देखने पहुंचे और वहां हमें चौंकाने वाला दृश्य मिला। वह बैल मारा जा चुका था और उसके पास मिले पंजों के निशान बिल्कुल वही थे जिन्हें मैंने पिछले दिन नाप कर दर्ज किया था। अब सवाल यह था, क्या यहाँ 2 बाघ हैं या फिर वही नरभक्षी है जिसने एक बैल को छोड़ दिया और दूसरे को मार डाला? अगर केवल एक ही बाघ है और वही नरभक्षी है, तो उसने धारा के किनारे बंधे बैल को क्यों छोड़ा और दूसरे को क्यों चुना? क्या यह जंगल 2 शिकारियों का अड्डा है या एक ही नरभक्षी अपनी चालाकी से हमें उलझा रहा है? मैंने ठोस राय बना ली थी, यहाँ 2 बाघ मौजूद हैं और वही नरभक्षी था जिसने धारा के पास बंधे बैल को नजरअंदाज किया था। रंगा मेरी राय से सहमत था, लेकिन बायरा ने कोई स्पष्ट मत नहीं दिया। उसका कहना था, शायद यहाँ केवल एक ही बाघ है। उसने पहले बैल को नहीं मारा क्योंकि वह सफेद था। दूसरा बैल गहरे भूरे रंग का था और शायद उसी को उसने चुना। जहां तक चारे के रंग का सवाल है, मेरा मन खुला है। मेरे अनुभव में रंग का कोई विशेष महत्व नहीं होता। बाघ तभी चारे को मारता है जब कुछ शर्तें पूरी हों, वह भूखा हो और उसे किसी जाल का संदेह न हो। बाघ व्यर्थ में शायद ही कभी मारता है। आजकल शिकार बढ़ने के कारण बाघ जल्दी सीख रहे हैं। प्रकृति अपनी प्रजाति को बचाने की कोशिश करती है। यही कारण है कि अगर बैल की गर्दन में रस्सी बांधी जाए तो बाघ अक्सर उसे नहीं छूता। उसकी प्रवृत्ति कहती है, गांव वाले रात में जंगल में अपने मवेशी नहीं बांधते। अगर रस्सी सींगों में बांधी जाए तो संभावना अधिक होती है कि बाघ हमला करे, क्योंकि जानवर झाड़ियों में फंस सकता है। इसी तरह पीछे के पैर में बांधा गया चारा भी आसानी से लिया जाता है। ध्यान रखने वाली मुख्य बात यह है कि बाघ और तेंदुए हमेशा अपने शिकार के गले पर हमला करते हैं। अगर कोई बाधा हो तो वे संदेह कर जाते हैं। तेंदुए इस मामले में बाघों से कम सावधान होते हैं और अधिक जोखिम उठाते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे तेंदुए के लिए कुत्तों को चारा बनाना बेहद क्रूर लगता है। कुत्ता बुद्धिमान होता है और जानता है कि उसे क्यों बांधा गया है, इसीलिए वह मानसिक यातना झेलता है जब तक कि हमला न हो। जब मैं युवा था और मेरे मन में कम संकोच था, तो मैंने अपनी अंतरात्मा को शांत करने के लिए एक उपाय किया। मैंने चमड़े की चौड़ी पट्टी बनाई जिसमें बाहर की ओर नुकीले कीले निकली हुई थीं। जब तेंदुआ कुत्ते के गले पर झपटता तो कीलें उसके मुंह में धंस जाती। वह पीछे हट जाता और तभी उसे गोली मार दी जाती। लेकिन ऐसे साधारण छल बाघ पर काम नहीं करते और बीमार या कमजोर चारे को बांधना तो हमेशा असफलता ही देता है। बड़गा जनजाति जो नीलगिरी पर्वतों में रहती है, कभी भी स्वस्थ जानवरों को चारे के रूप में बेचने को तैयार नहीं होती। चाहे कीमत कितनी भी हो, वे मानते हैं कि अच्छे बैल का बलिदान करना पाप है। वे हमेशा बीमार या कमजोर जानवर ही देते हैं जिनकी जिंदगी वैसे भी समाप्ति की ओर होती है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने एक बैल को बांधा था जो मुंह खुर रोग के अंतिम चरण में था। लगातार 3 रातों तक बाघ वहां आया। उसने चारे के चारों ओर घूमकर देखा, यहाँ तक कि उसके सामने बैठा भी, लेकिन हर बार यह तय किया कि बैल इतना बीमार है कि उसे मारना उचित नहीं। चौथी रात मेरा बेटा उस बैल के पास पहरा दे रहा था, लेकिन रात 8 बजे तक ही बैल गिर पड़ा और पूरी रात तड़प कर मर गया।
उस रात बाघ भी नहीं आया। अनुभवी शिकारी अक्सर चारे के रंग पर अलग अलग राय रखते हैं। कुछ सफेद जानवरों, गाय या बकरियों का उपयोग नहीं करते क्योंकि उनका मानना है कि इन्हें बाघ या तेंदुआ कम ही मारते हैं। एक प्रसिद्ध तेंदुआ शिकारी जिसने 100 से अधिक तेंदुए मारे थे, कभी भी काले बकरे को चारा नहीं बनाता था। उसका कहना था, काला बकरा तेंदुए को और भी सतर्क बना देता है। मैंने इन बातों पर विस्तार से चर्चा की है क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से कई लोग शिकार की इन तकनीकों को जानने में रुचि रखते होंगे। अक्सर हम सुनते हैं कि किसी शिकारी को असाधारण किस्मत मिलती है, लेकिन सच ये है कि यह किस्मत उसके अनुभव और उन असंख्य कारकों का परिणाम होती है जो शिकार को सफल या असफल बनाते हैं। अब कहानी पर लौटते हैं। स्पष्ट था कि हमें केवल एक ही काम करना था, आधे खाए गए भूरे बैल के ऊपर एक मचान बनाना। अनुभव से हमने दोनों चारे उपयुक्त पेड़ों के पास बांधे थे, इसलिए जब मैं तंबू में थोड़ी नींद लेने चला गया तो रंगा और बायरा ने कुशलता से मेरा लाया हुआ कैनवास का फोल्डिंग कुर्सी पेड़ पर बांध दी। भारतीय चारपाई के बाद एक फोल्डिंग कुर्सी भी मचान के लिए बेहतरीन साबित होती है। चारपाई जितनी आरामदायक तो ये मचान नहीं था, लेकिन उसका लाभ यही था कि उसे आसानी से खोला और बांधा जा सकता था। शाम 5 बजे मैं अपनी जगह पर बैठ गया, पूरी रात की चौकसी के लिए तैयार। यह पगडंडी जो पश्चिमी श्रृंखला में गांव कैंप एकरे के ऊपर थी, चांद की किरणें पहले ही पा लेती थीं। इसलिए जैसे ही सूरज पश्चिमी पहाड़ियों के पीछे डूबा, चांद पूर्वी श्रृंखला से झांकने लगा। चारों ओर दृश्य साफ था। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन 8 बजे के बाद अचानक मुझे एहसास हुआ, बाघ मेरे ठीक नीचे खड़ा है। वह कहां से आया, कैसे पहुंचा, मैं कभी नहीं जान पाया। पगडंडी दोनों ओर साफ दिख रही थी, पर वह वहां से नहीं आया था। मुझे उसकी मौजूदगी का पता चला उस हल्की आवाज से, जब उसने पेड़ के तने से अपना शरीर रगड़ा और ऊपर देखते ही मेरी मौजूदगी को भांप लिया। अब घटनाएं तेजी से घटने लगीं। एक गुर्राहट के साथ बाघ ने तुरंत पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। सौभाग्य से हमने ऐसा पेड़ चुना था जिसका तना सीधा था और पहली शाखा 15 फीट ऊपर थी, जहां मैं अपनी कैंप कुर्सी पर बैठा था। मैं समझ गया, ये वही नरभक्षी है, क्योंकि सामान्य बाघ इंसान को देखकर तुरंत भाग जाता। मैंने स्वाभाविक रूप से अपने पैर ऊपर खींच लिए और झुककर गोली चलाने की तैयारी की, लेकिन गलती हो गई। मैंने गलत दिशा में झुकाव लिया। बाघ मेरे दाएं ओर से चढ़ रहा था। मैंने तुरंत सुधार किया, लेकिन अब मुझे बंदूक बाएं कंधे पर टिकानी पड़ी। यह सब उतनी देर में हुआ जितनी देर आपको यह पढ़ने में लगी। बाघ लगभग 7 फीट ऊपर तक चढ़ आया। उसने पंजा फैलाया। उसके नुकीले नाखून मेरी कुर्सी के कैनवास को चीरते हुए मेरी पैंट तक पहुंचे, लेकिन उसी क्षण उसका संतुलन बिगड़ गया। वह पीछे गिर पड़ा और मैं भी लगभग कुर्सी से फिसल पड़ा था। सौभाग्य से मेरी बंदूक मेरे हाथ से नहीं छूटी। यह अजीब बात है, नरभक्षी चाहे बाघ हो या तेंदुआ, वे इंसानों को खाते हैं, लेकिन भीतर से वे कायर प्रतीत होते हैं। लगभग हमेशा ऐसे हमले पीछे से ही होते हैं, जब शिकार को हमलावर की मौजूदगी का आभास तक नहीं होता। बहुत ही विरले अवसरों पर कोई नरभक्षी सामने से हमला करता है, जब इंसान उसकी मौजूदगी जान चुका हो और उसका सामना कर रहा हो। उस रात भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही वह पीछे गिरा, नरभक्षी समझ गया कि उसकी मौजूदगी उजागर हो चुकी है। जमीन पर उतरते ही उसने एक छलांग लगाई, गुर्राया और फिर अचानक लैंटाना की झाड़ियों में गायब हो गया। मैं नहीं कह सकता कि यह किस सौभाग्य का परिणाम था, क्योंकि अब मैं उसकी मौजूदगी से अवगत था और तैयार भी था। लेकिन नीचे की ओर गोली चलाने की कोशिश में
मैं आसानी से संतुलन खो सकता था या बंदूक गिरा सकता था, पर वह उतनी ही तेजी से गायब हो गया जितनी तेजी से आया था। अब चुपचाप बैठे रहने का कोई अर्थ नहीं था। मैंने नुकसान का जायजा लिया। कुर्सी के कैनवास पर 3 पंजों के निशान थे, हर एक लगभग 5 इंच लंबा। उनमें से 2 मेरी पैंट को भी चीर गए थे और हल्के से मेरी त्वचा तक पहुंचे थे। मांस में जलन हो रही थी, याद दिलाने के लिए कि यह चोट मामूली नहीं है। सामान्य लोग इस घटना को हास्यास्पद मान सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा। मांसाहारी जानवरों के पंजे हमेशा सड़े हुए मांस से भरे बैक्टीरिया से दूषित होते हैं। नरभक्षी भी इसका अपवाद नहीं है, क्योंकि उसका शिकार इंसान होता है। कुर्सी का कैनवास और मेरी पैंट इतनी मोटी नहीं थी कि इस जहर को रोक पाती, इसलिए घाव संक्रमित होने की संभावना थी। मेरे पास प्राथमिक उपचार का सामान था, प्रोकेन, पेनिसिलिन और हाइपोडर्मिक सिरिंज, लेकिन वह सब मेरे तंबू में था, कैंपेक्रे में 2 मील दूर। अब मेरे सामने चुनाव था, या तो तुरंत लौटकर चिकित्सा करूं या सुबह तक यहीं रहूं। लेकिन सुबह अभी 10 घंटे दूर थी और तब तक जहर मेरे घावों में फैल सकता था। पहले विकल्प में मुझे 2 मील लंबी पगडंडी पर लौटना था, जहां किसी भी क्षण नरभक्षी हमला कर सकता था। दूसरी ओर मुझे एक और निश्चित खतरे का सामना करना था, संक्रमण का। अगर घाव में जहर फैल गया तो मैं लंबे समय तक नरभक्षी का पीछा करने में असमर्थ हो जाता। इसलिए मैंने तय किया, बाघ का सामना करना ही बेहतर है। मैंने जल्दी से अपनी बंदूक रस्सी के सहारे नीचे उतारी और खुद भी फुर्ती से पेड़ से उतर आया, मन ही मन प्रार्थना करते हुए कि नरभक्षी उसी क्षण दूसरा हमला न कर दे। जमीन पर पहुंचकर मैंने अपनी पीठ पेड़ के तने से सटा दी और बंदूक को रस्सी से मुक्त किया। चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा था। जंगल के किसी हिस्से से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वह बाघ 10 मील दूर भी हो सकता था या फिर पास की झाड़ी में छिपा भी। चांदनी ने जंगल को रहस्यमयी आभा में नहला दिया था। हर पत्ता, हर घास की नोक चमक रही थी। हल्की हवा रात के फूलों की खुशबू लेकर आती थी और बांस के झुरमुटों में सरसराती थी। कुछ क्षण बाद मैं पगडंडी पर चल पड़ा, 2 मील लंबी यात्रा के लिए कैंपेक्रे की ओर। यह रास्ता कभी 15 फीट चौड़ा होता तो कभी मात्र 1 गज। कहीं लंबी घास से घिरा, कहीं लैंटाना की झाड़ियों से। कई छोटी धाराएं पार करनी पड़ती, जहां बांस के ऊंचे तने हवा में झूमते और चांदनी को रोककर जमीन पर भूतिया छायाएं बना देते। ऐसे माहौल में दिल की धड़कन इतनी तेज होती है कि मानो सीने से बाहर निकल आए। नसें टूटने की कगार पर होती हैं। हर हल्की सरसराहट नरभक्षी के हमले का संकेत लगती है। मन दौड़ने को कहता है, लेकिन हर कदम पर यह भय बना रहता है कि बाघ पीछे से या किसी ओर से झपट सकता है। इन भावनाओं को काबू में रखना जरूरी था। जरा सी ढील घबराहट में बदल सकती थी और घबराहट का मतलब था निश्चित विनाश। सबसे बड़ा ध्यान इस बात पर देना था कि बाघ सामने कहीं घात लगाकर न बैठा हो। पीछे से हमला करने के लिए उसे झाड़ियों में कुछ आवाज करनी ही पड़ती, ताकि वह मेरे सामान्य कदमों की गति पकड़ सके। इसलिए सबसे बुद्धिमानी यही थी कि सामने देखो, हर छाया को ध्यान से परखो, बजाय इसके कि बार बार सिर घुमाते रहो। बंदूक हमेशा तैयार रखनी थी, कंधे पर नहीं बल्कि हाथ की मोड़ में, क्योंकि गोली चलाने का समय इतना कम होगा कि निशाना साधने का अवसर ही नहीं मिलेगा। बाघ एक हत्यारा है और हत्यारे कभी अपनी मौजूदगी का ऐलान नहीं करते। अगर वे ऐसा करें तो जल्द ही वे हत्यारे नहीं बल्कि शिकार बन जाएं। अगर आपका निशाना घायल हो तो आप उसकी गुर्राहट सुन सकते हैं, लेकिन अक्सर उसकी भयानक धरती हिला देने वाली हुंकार ही सुनाई देती है। और अगर वह नरभक्षी है और घायल नहीं तो आप कुछ नहीं सुनेंगे, वह पलक झपकते ही आप पर होगा। कैंपेक्रे से मात्र 1/4 मील पहले
पगडंडी दोनों ओर चट्टानों से घिरी हुई थी। यही रास्ता सबसे खतरनाक था, क्योंकि बाघ किसी भी चट्टान के पीछे छिपा हो सकता था। लेकिन मैंने उसे दूसरी दिशा में जाते देखा था, और यही मानसिक आश्वासन मुझे चट्टानों के बीच से निकाल ले गया। जल्द ही मैं कैंपेकरे और अपने तंबू तक पहुंच गया। रंगा और बायरा जाग रहे थे, जैसा वे हमेशा रहते थे जब मैं अकेले निकलता, ताकि अगर अचानक मुझे उनकी जरूरत पड़े तो वे तैयार हों। मैंने रंगा और बायरा से कहा, आग जलाओ और पानी गर्म करो। कॉफी पीने के बाद मैंने अपनी सिरिंज निकाली और उसे गर्म पानी में उबाल कर निष्फल किया। फिर 8 लाख यूनिट वाली 2 शीशियां मिलाकर खुद को इंजेक्शन दिया। इसके बाद रंगा और बायरा ने मेरे घावों को पोटेशियम परमैंगनेट के गाढ़े घोल से धोया और सल्फोनामाइड मरहम लगाया। यह जगह ऐसी थी कि पट्टी या प्लास्टर नहीं किया जा सकता था। थकान से चूर होकर मैं सो गया, प्रार्थना करते हुए कि घावों से कोई बुरा असर न निकले। लगातार जागी हुई रातों के बाद मैं सुबह 9 बजे उठा। जंगल में यह बहुत देर का समय था। आमतौर पर शिकारी सूर्योदय से पहले ही निकल पड़ते हैं। मुझे राहत मिली कि घाव बहुत अधिक दर्दनाक नहीं थे। मैंने फिर 4 लाख यूनिट पेनिसिलिन लिया, घावों को दोबारा साफ किया और नाश्ते में दलिया, बेकन, अंडे और कुएं के पास के बगीचे से तोड़ा गया एक बड़ा पका पपीता खाया। इसके बाद मैं धारा के किनारे बंधे चारे को देखने गया। वह पहले की तरह जीवित और सुरक्षित था। फिर 2 मील लंबा रास्ता तय कर उस जगह पहुंचा जहां पिछली रात मैं बैठा था। वहां देखा बाघ वापस नहीं आया था और उसने उस बैल को भी नहीं छुआ था जिसे 2 रात पहले मारा था। उसके पंजों के निशान साफ थे, ठीक वही जिन्हें मैंने पहली बार देखा था। सलेम के जंगल नीलगिरी, कोयम्बटूर और चित्तूर के जंगलों से अलग हैं। यहाँ कांटेदार झाड़ियां अधिक हैं, लैंटाना और वेटाबिट कांटे। घाटियों और धाराओं के किनारे ये बांस के घने झुरमुटों में बदल जाते हैं। शिकारी हो या शिकारी जानवर, दोनों के लिए यही चुनौती है। बाघ की सफलता का रहस्य उसकी खामोशी में है। वह हर कदम सोच समझ कर रखता है। आगे का पंजा जहां पड़ता है, पीछे का पंजा उसी जगह पड़ता है। इंसानी शिकारी को भी यही करना होता है। हर कदम पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि सूखी पत्ती की हल्की सी चरमराहट या टहनी का टूटना मौत को बुलावा दे सकता है। इन भावनाओं को काबू में रखना जरूरी था। जरा सी ढील घबराहट में बदल सकती थी, और घबराहट का मतलब था निश्चित विनाश। सबसे बड़ा ध्यान इस बात पर देना था कि बाघ सामने कहीं घात लगाकर न बैठा हो। पीछे से हमला करने के लिए उसे झाड़ियों में कुछ आवाज करनी ही पड़ती, ताकि वह मेरे कदमों की गति पकड़ सके। इसलिए सबसे बुद्धिमानी यही थी कि सामने देखो, हर छाया को ध्यान से परखो, बजाय इसके कि बार बार सिर घुमाते रहो। बंदूक हमेशा तैयार रखनी थी, कंधे पर नहीं बल्कि हाथ की मोड़ में, क्योंकि गोली चलाने का समय इतना कम होगा कि निशाना साधने का अवसर ही नहीं मिलेगा। बाघ एक हत्यारा है, और हत्यारे कभी अपनी मौजूदगी का ऐलान नहीं करते। अगर वे ऐसा करें तो जल्द ही वे हत्यारे नहीं बल्कि शिकार बन जाएं। अगर आपका निशाना घायल हो तो आप उसकी गुर्राहट सुन सकते हैं, लेकिन अक्सर उसकी भयानक धरती हिला देने वाली हुंकार ही सुनाई देती है। और अगर वह नरभक्षी है और घायल नहीं तो आप कुछ नहीं सुनेंगे। वह पलक झपकते ही आप पर होगा। कैंपेकरे से मात्र 1/4 मील पहले पगडंडी दोनों ओर चट्टानों से घिरी हुई थी। यही रास्ता सबसे खतरनाक था, क्योंकि बाघ किसी भी चट्टान के पीछे छिपा हो सकता था। लेकिन मैंने उसे दूसरी दिशा में जाते देखा था, और यही मानसिक आश्वासन मुझे चट्टानों के बीच से निकाल ले गया। जल्द ही मैं कैंपेकरे और अपने तंबू तक पहुंच गया। रंगा और बायरा जाग रहे थे, जैसा वे हमेशा रहते थे जब मैं अकेले निकलता, ताकि अगर अचानक मुझे उनकी जरूरत पड़े तो वे तैयार हों।
मैंने पहले ही बताया है कि पश्चिमी श्रृंखला से कैंपेकरे की ओर उतरती पगडंडी कई जगह छोटी धाराओं से कटती है। इन धाराओं के किनारे घनी झाड़ियां और बांस के झुरमुट थे। उनकी पथरीली जमीन मेरे मन में बने योजना के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। संयोग से जिस पेड़ पर मैं पिछली रात बैठा था, उसके नीचे से गुजरने वाली पहली धारा सबसे चौड़ी थी और उसके किनारे गोल गोल चट्टानों से ढके हुए थे। मेरी योजना थी गांव के केवल 2 बैलगाड़ियों में से एक का पहिया निकालना, धारा के तल में गड्ढा खोदना, उसमें खुद को छिपाना और ऊपर उस पहिए को रखकर बड़े बड़े पत्थरों से मजबूती से जकड़ देना। छोटे पत्थर और सूखे पत्तों से उसे छिपाया जाता। साथ ही मैं एक मानव पुतला बनाता और उसे पगडंडी पर बैठा देता, ठीक वहीं जहां वह धारा को पार करती थी। पहिए का एक सिरा जमीन से ऊपर उठाया जाता ताकि पुतले की दिशा में मुझे गोली चलाने का मौका मिले। यही मेरी योजना थी। जो लोग भारत नहीं आए हैं उनके लिए बता दूं, भारतीय बैलगाड़ी का पहिया औसतन 5 फीट ऊंचा होता है। इसका घेरा लकड़ी का होता है, 6 इंच चौड़ा और 3 इंच मोटा, जिस पर लोहे की पट्टी चढ़ी होती है। इसमें दर्जन भर मजबूत तीलियां होती हैं जो एक विशाल लकड़ी के केंद्र से जुड़ी होती हैं। केंद्र में लोहे की धुरी होती है जिस पर पहिया घूमता है। धुरी के सिरे पर लोहे की कील उसे गिरने से रोकती है और दूसरी ओर धुरी अचानक मोटी हो जाती है ताकि पहिया भीतर की ओर न खिसक सके। कुछ बैलगाड़ियों के डीलक्स मॉडल में पहिए के लकड़ी के केंद्र में लोहे या गैल्वनाइज्ड पाइप की परत लगाई जाती है ताकि धुरी पर बेहतर पकड़ बने। गांव वालों की नजर में हाई ग्रेड लुब्रिकेशन का मतलब होता है पुराना मोटर ऑयल, जिसे पखवाड़े में एक बार धुरी पर लगाया जाता है। यह तेल हमेशा बैलगाड़ी में रखा रहता है, किसी पुराने बैल के सींग के खोल में जो गाड़ी के नीचे लटकता है। जब सर्विसिंग टाइम आता है तो कोई भी लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उससे तेल लगाया जाता है। उस दिन पहिया लगाने में देर हो चुकी थी, इसलिए हमने गांव वालों से पुराने कपड़े इकट्ठा किए। वहां पैंट्स का प्रचलन नहीं था तो मैंने अपनी एक जोड़ी दी। उसमें हमने 2 पैर बनाए बांस से, जिन्हें भूसे से लपेटा गया ताकि पैंट्स बाघ को अपरिचित न लगे। हमने ऊपर एक धोती डाल दी। पुतले का शरीर एक पुराने बोरे में ठूंसे गए भूसे से बना, जिस पर फटे पुराने शर्ट और एक जीर्ण कोट डाल दिया गया। पुतले का सिर तो कला का नमूना था, एक बड़े नारियल से बना जिस पर उसका रेशा बालों का आभास देता था। गांव की एक सुंदर स्त्री के पास नकली बालों का गुच्छा था जिसे वह फूलों के साथ जूड़ा बनाकर सजाती थी। हमने वही बाल उधार लिए, संवारे और नारियल पर बांध दिए ताकि यह किसी ग्रामीण स्त्री के लंबे बालों जैसा लगे। फिर एक अस्त व्यस्त गांव शैली का पगड़ी बांधा गया और पैरों में चप्पलें डाल दी गई। बाघों की सूंघने की शक्ति नहीं होती, इसलिए यह पुतला इतना वास्तविक लग रहा था कि नरभक्षी को आकर्षित कर सके, बशर्ते वह उसकी स्थिरता पर संदेह न करे। उस रात मैंने अपने घावों पर नई पट्टी लगाई और अगली सुबह एक और पेनिसिलिन का इंजेक्शन लिया। शुक्र था कि अब तक कोई सूजन नहीं हुई थी। सुबह 8 बजे आधा दर्जन मददगारों के साथ मैंने बैलगाड़ी का पहिया उस जगह पहुंचाया। वहां हमने 4 फीट चौड़ा और 4 फीट गहरा गड्ढा खोदा। यह आसान था क्योंकि हम धारा की मुलायम रेत में खोद रहे थे। गड्ढे में घास डाल दी गई ताकि नमी कुछ कम हो। जब मैं उसमें बैठा तो केवल आधा झुका हुआ आसन ही ले सकता था। यह बेहद असुविधाजनक था, लेकिन कम से कम मुझे बैठना नहीं पड़ रहा था, जो मेरे हालिया घावों के कारण असहनीय होता। हमने पुतले को इमली के पेड़ के सहारे बैठाया, करीब 15 फीट दूर पश्चिमी किनारे पर, जहां पगडंडी धारा को पार करती थी। उसकी टांगें पगडंडी पर तिरछी फैली थीं, लगभग 45 डिग्री के कोण पर।
इस तरह वह किसी भी दिशा से आने वाले बाघ को तुरंत दिखाई देता। अंत में हमने बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे किए। मैं बंदूक लेकर पहरा दे रहा था, जबकि रंगा और बायरा झाड़ झंखाड़ और सूखी टहनियां लाकर पहिए को छिपाने में लगे थे। जब मैं गड्ढे में उतरा तो पहिया मेरे सिर से बस 2 इंच ऊपर था। जमीन और पहिए के बीच 6 इंच की जगह छोड़ी गई थी ताकि मैं पुतले की दिशा में गोली चला सकूं। यह जगह 2 पत्थरों को 3 फीट की दूरी पर रखकर बनाई गई थी। बीच का हिस्सा खुला छोड़ा गया था ताकि हवा का संचार हो सके। झाड़ियां और मलबा पत्थरों के बीच उलझा दिया गया था। अगर बाघ पीछे से आता तो उसके टकराने या चलने से यह मलबा खड़खड़ाता और मुझे चेतावनी मिल जाती। सुरक्षा के लिए मैंने तय किया कि मेरे साथी सब कैंपे करे लौट जाएं और अगली सुबह ही वापस आएं। मैं पूरी रात इस गड्ढे में कैद रहने वाला था, क्योंकि पहिए और पत्थरों का भार इतना था कि मैं अकेले उसे हटा नहीं सकता था। शाम 4:30 बजे मैं अपनी इस स्वेच्छा की कैद में उतर गया। आधा घंटा और लगा पत्थरों को जमाने और छिपाने में। लगभग 5 बजे मैं अकेला रह गया। गड्ढे के भीतर गर्मी दम घोंटने वाली थी। मैंने कोट और शर्ट उतार दी, लेकिन बाकी कपड़े नहीं उतारे, क्योंकि रेत मेरे घावों में जा सकती थी। जमीन से झांककर मैंने पुतले को साफ देखा। उसके पीछे ढलान पर मेहंदी की झाड़ियां थीं। अचानक वहां हल्की हलचल दिखी। ध्यान से देखा, वह एक सुंदर चित्तीदार हिरण था जिसका कान फड़क रहा था। वह पुतले को कौतूहल से देख रहा था। उस क्षण मुझे जंगल में स्थिर रहने का महत्व समझ आया। हिरण पूरे 10 मिनट तक उस स्थिर पुतले को देखता रहा। फिर उसकी रुचि कम हो गई। वह खुले रास्ते पर आया, पगडंडी पार की और दूसरी ओर जंगल में गायब हो गया। पुतले और हिरण के बीच की दूरी 20 फीट से अधिक नहीं रही होगी, और फिर भी हिरण बिल्कुल निडर था। अगर वहां पुतले की जगह कोई इंसान बैठा होता तो जरूर हल्की सी हरकत करता, चाहे पलकों की झपक ही क्यों न हो, और यही हरकत हिरण को भयभीत कर देती, जिससे वह दौड़कर भाग जाता। फिर पगडंडी पर मोर का एक जोड़ा आया। नरमोर ने अपनी पूंछ फैलाई, पंखों को झकझोरा और अपनी सुंदरता का प्रदर्शन किया। मादा स्त्रियों की तरह एक आंख उस पर और दूसरी कहीं और रखी थी। उसने पुतले को देखा, थोड़ी दौड़ लगाई और उड़कर झाड़ियों के पार चली गई। नर मोर उसकी उदासीनता से खिन्न होकर अपनी पूंछ नीचे करता है और पुतले को देखता है। भारी शरीर के कारण वह बेतहाशा पंख फड़फड़ाता है, हवा में उठने की कोशिश करता है और अंततः झाड़ियों से ऊपर उठकर अपनी साथी का पीछा करता है। कुक्काया काया खुक की आवाजें जंगल में गूंज उठीं। ये थे जंगली मुर्गे जो अंधेरा होने से पहले धारा के किनारे दाना चुगने आए थे। नर आपस में भिड़ रहे थे मादा की कृपा पाने के लिए। मादा भले ही साधारण और नीरस दिखती हो, लेकिन उस शाम उनके लिए उसकी कृपा ही दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षण थी। जैसे ही सूरज पश्चिमी पहाड़ियों के पीछे डूबा, मोरों की विदाई पुकार गूंजी। वे किसी ऊंचे पेड़ पर रात बिताने चले गए। जिनकी भारतीय जंगल देखा है वे जानते हैं, सूर्यास्त के साथ ही एक चमत्कारी बदलाव होता है। दिन के पक्षी चुप हो जाते हैं और रात के पक्षी अपनी पुकार शुरू करते हैं। चकचुक की आवाजें नाइटजार की थीं। वे फैले पंखों के साथ ऊपर उड़ते, कीड़े पकड़ते या जमीन पर बैठ जाते, जहां वे रेत के बीच पत्थरों जैसे दिखते। जहां मैं बैठा था वहां अब घना अंधेरा छा गया था। पुतला भी इमली के पेड़ की छाया में छिप गया था। मैंने अनुमान लगाया कि चांदनी उस जगह तक रात 10 बजे के बाद ही पहुंचेगी। रात के 9 बजे मैंने अचानक एक शोरगुल सुना। भालू की भारी सांसें और गले से निकलती गड़गड़ाहट। वह अपनी बेढंगी चाल से धारा के किनारे मेरी ओर आ रहा था।
लगभग वह उन टहनियों और मलबे पर ठोकर खा बैठा जिन्हें हमने बाघ की चेतावनी के लिए वहां रखा था। फिर उसकी नजर उन नए जमाए पत्थरों पर पड़ी जो मेरे पहिए को ढक रहे थे। मैं उसके छोटे से दिमाग में उठते विचार पढ़ सकता था। यहाँ तो मजेदार कीड़े मकोड़े मिल सकते हैं, शायद दीमक का घोंसला या सबसे अच्छा मधुमक्खियों का छत्ता। वह पत्थरों को हटाने में जुट गया। मैंने धीरे से फुसफुसाया। भालू मेरी आवाज सुनकर रुक गया। कुछ पल चुप रहा, फिर से पत्थरों पर जुट गया। अब वह पत्थरों पर चढ़ गया और तीलियों के बीच से मुझे देखने लगा। वह गरजा। मैंने भी गरज कर कहा, भागो मूर्ख। व्रूफ 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 कहता हुआ वह उलझा, ठोकर खाई, मलबे पर गिरा और फिर सूखी बांसों के बीच से भागता हुआ जंगल में गायब हो गया। भालू की शोरगुल भरी विदाई के मुश्किल से 10 मिनट ही बीते थे कि मैंने एक बेहद हल्की आवाज सुनी, किसी भारी जानवर के नरम पंजे की धीमी चाल। उस आवाज का वर्णन करना लगभग असंभव है। यह वैसा ही था जैसे कोई नरम तकिया सोफे पर गिरता है। बाघ आ चुका था। वह पीछे से धारा के किनारे बिखरे मलबे को सावधानी से पार कर रहा था। क्या वह पुतले पर हमला करेगा? क्या वह मेरे सामने से गुजरेगा? ये सवाल मेरे मन में दौड़ रहे थे। मेरी नसें प्रत्याशा से तनी हुई थीं और हर धड़कन मौत और जीवन के बीच झूल रही थी। चांद निकल चुका था, लेकिन उसकी किरणें अभी इमली के घने पत्तों की छाया तक नहीं पहुंची थीं। पुतला मेरी नजर से ओझल था, लेकिन मुझे यकीन था कि बाघ उसे साफ देख सकता है। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। कितनी देर मैं नहीं कह सकता। फिर अचानक मेरे सिर के ऊपर से एक पत्थर लुढ़कने की आवाज आई। किसी ने इस दिशा से हमले की कल्पना नहीं की थी, लेकिन भालू ने पहले ही दिखा दिया था कि जंगल में अनपेक्षित ही अपेक्षित होता है, और अब वही अनपेक्षित घटना बाघ की मौजूदगी से दोहराई जा रही थी। उसने पुतले को नजरअंदाज क्यों किया और सीधे मेरी ओर क्यों आया? यह रहस्य था। शायद उसने भालू को देखा था, उसके अजीब व्यवहार को नोट किया था और उसके अचानक भागने से संदेह हुआ था, या शायद पहिया ही पुतले तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता था। जो भी कारण रहा हो, अब बाघ मेरे ऊपर मुश्किल से 2 गज की दूरी पर था। उसकी सांसों की हल्की आवाज मेरे कानों तक पहुंची। फिर वह बड़े पत्थर पर चढ़ा जिसने पहिए को दबा रखा था और नीचे झांकने लगा। मैं भी खाली नहीं था। मैंने खुद को घुमाकर आधा लेटने की स्थिति में ला दिया। बंदूक को पीछे खींचकर गड्ढे की दीवार से टिकाया। गड्ढा 4 फीट चौड़ा और उतना ही गहरा था, इसलिए बंदूक पूरी तरह ऊपर नहीं उठ सकती थी। अधिकतम 60 डिग्री का कोण ही बन पा रहा था। दुर्भाग्य से बाघ उस दिशा में नहीं था जहां बंदूक का मुंह था। वह पीछे खड़ा था, ठीक वहीं जहां बंदूक का पिछला हिस्सा गड्ढे की दीवार से अटका था। अब घटनाएं तेजी से घटने लगीं। बाघ ने भालू की तरह प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी शक्ल, जो ऊपर से हल्की दिखाई दे रही थी, एक भयानक गुर्राहट में विकृत हो गई। उसके गले से गहरी गूंजती हुई गर्जनाएं निकली। फिर वह पहिए पर लेट गया और अपने आगे के पंजे को तीलियों के बीच डालकर मुझे नोचने की कोशिश करने लगा। मुझे पता था, अगर वे पंजे मेरे चेहरे या सिर तक पहुंच गए तो मुझे चिथड़ों में बदल देंगे। इसलिए मैं गड्ढे में जितना नीचे जा सकता था उतना धंस गया और बंदूक का मुंह बाघ की ओर मोड़ने के लिए जी जान से जूझने लगा। यह सब कुछ ही सेकंडों में हुआ। बाघ गुर्राया और पहिए पर और आगे बढ़ाया। मेरी बंदूक का मुंह उसके कंधे से टकराया और मैंने ट्रिगर दबा दिया। उस संकरे गड्ढे में विस्फोट की गूंज कानों को भारी कर देने वाली थी। बाघ ने भयानक गर्जना की और पीछे की ओर उछल गया। अगले 30 सेकंड तक उसने पत्थरों, पहिए और यहाँ तक कि रेत को भी काटा। हर गर्जना उसके दर्द की चीख थी। फिर मैंने सुना, वह मलबे में गिरा, उठने की कोशिश की, फिर गिरा, फिर उठा और अंततः झाड़ियों में जा टकराया। वह अब भी दहाड़ रहा था।
लगभग 15 मिनट तक उसकी पीड़ा की आवाज जंगल में गूंजती रही। फिर आया पूर्ण सन्नाटा, इतना गहरा कि कीड़े मकोड़े तक छिप गए, मानो समय को चाहिए कि वह इस भय को भुला दे। घंटे बीतते गए। रात 1 बजे पहाड़ियों पर तेज हवा चलने लगी। काले बादल आसमान पर दौड़ गए और चांद पूरी तरह छिप गया। पश्चिमी श्रृंखला से बारिश की आवाज मेरे कानों तक पहुंची। कुछ देर बाद बड़े बड़े पानी की बूंदें तीलियों के बीच से गिरकर मुझ पर छपकने लगीं। फिर शुरू हुआ वह मूसलाधार वर्षा जो केवल उष्णकटिबंधीय जंगलों में ही देखी जा सकती है। मैं पूरी तरह भीग गया। पानी गड्ढे की दीवारों से बहने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ, यह सूखी धारा अब बरसात के पानी से भर जाएगी। सैकड़ों छोटी धाराओं से पानी इसमें आएगा और मैं इस गड्ढे में चूहे की तरह डूब जाऊंगा। यह सोचते ही मैं उन्मत्त हो उठा। हाथों और घुटनों पर टिककर अपनी पीठ पहिए से सटाई और पूरी ताकत से उसे ऊपर धकेलने लगा। पहिया जरा भी नहीं हिला। मेरे साथियों ने मुझे बाघ से बचाने के लिए इतना अच्छा काम किया था कि अब वही मेरे लिए मौत का फंदा बन गया था। उन्होंने पहिए के चारों ओर सबसे भारी पत्थर जमा दिए थे जिन्हें मैं अकेले हटा नहीं सकता था। अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता बचा था, उस 6 इंच चौड़ी दरार से बाहर निकलना जिसे हमने गोली चलाने के लिए छोड़ा था। मैंने दोनों हाथों से मिट्टी खोदनी शुरू की। गड्ढा पहले ही आधा पानी और रेत से भर चुका था। भीगी दीवारें ढह रही थीं। साफ था, अगर मैं तुरंत बाहर न निकला तो पहिया और पत्थर सब मेरे ऊपर गिर पड़ेंगे। जब मुझे लगा कि शरीर निकालने लायक जगह बन गई है, मैंने बंदूक को तीलियों के बीच से बाहर धकेला और उसे ऊपर टिकाया। फिर मैं उस दरार से निकलने की कोशिश करने लगा। पानी और रेत में मछली की तरह तड़पता हुआ मैं अंततः बाहर निकल आया। बारिश अब भी मूसलाधार हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि बाघ कितनी दूर गया है। मैंने पहले पुतले को उठाकर पश्चिमी किनारे पर ऊंचाई पर रख दिया, फिर धारा पार करने लगा। तब मैंने सुना पहाड़ियों से बारिश का पानी गर्जना करता हुआ नीचे उतर रहा था। कुछ ही मिनटों में वह 3 फीट ऊंची झागदार दीवार बनकर आया। लकड़ियां, उखड़े पेड़, सूखे बांस और हर तरह का मलबा उस उफनती धारा में बह रहा था। वह पहिए तक पहुंचा और उसे ढक लिया। फिर पहिया और पत्थर सब बह गए। 5 मिनट से भी कम समय में सूखी धारा एक उग्र नदी बन गई, 4 फीट गहरी। मैंने राहत की सांस ली। मौत के इस जाल से बच निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। और फिर मैंने कैंपेकरे की ओर वापसी शुरू की। बारिश की बौछार और पानी की सरसराहट के बीच कोई और आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। अंधेरा गहरा था। मेरी टॉर्च केवल सामने एक गोल दायरा रोशन कर रही थी। जमीन बेहद फिसलन भरी थी और मेरे नरम रबर के जूते बार बार फिसल रहे थे। मुझे 3 और धाराएं पार करनी पड़ी। पहली वाली से छोटी, लेकिन सब उफनती हुई नदियों में बदल चुकी थीं। आधे रास्ते पर मुझे एक रोशनी झिलमिलाती दिखी। थोड़ी देर बाद मैं उन लोगों से मिला जो उसे लेकर आ रहे थे। रंगा, बायरा और गांव के कुछ बहादुर साथी। उन्होंने समझ लिया था कि पानी बढ़ने पर मैं खतरे में हूं और नरभक्षी से सामना होने का जोखिम उठाकर मुझे बचाने चले आए थे। अगली सुबह सूरज चमक रहा था, लेकिन जंगल अब भी भीगा हुआ था। हम उस जगह लौटे जहां पिछली रात का रोमांच हुआ था। सभी धाराएं अब भी बह रही थीं, लेकिन गहराई केवल 2 फीट रह गई थी। पहिए का कोई निशान नहीं था। वह बाढ़ में बह गया था और शायद टुकड़े टुकड़े हो चुका था। हमने दोनों किनारों को छाना, लेकिन बाघ का कोई निशान नहीं मिला। मूसलाधार बारिश ने हर रक्त धारा और पंजों के निशान मिटा दिए थे। 2 घंटे बाद हम निराश और उदास होकर कैंपेकरे लौट आए। मैं वहां 3 दिन और रुका। उम्मीद थी कि बाघ की कोई खबर मिलेगी, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। रंगा और बायरा का मानना था कि बाघ घावों से मर गया होगा, लेकिन मुझे इस पर संदेह था।
क्योंकि मुझे पता था कि मेरी गोली केवल हल्की सी खरोंच ही पहुंचा पाई थी। अब मेरी छुट्टी समाप्त हो चुकी थी। चौथे दिन सुबह मैं कैंपेकरे से निकल गया। मैंने रंगा को निर्देश दिया कि वह बायरा के साथ वहीं रहे और निगरानी करे। फिर दोनों पेनाग्राम और वहां से धर्मपुरी जाएं, जहां टेलीग्राफ दफ्तर था। वहां से वे मुझे संदेश भेज सकते थे और मेरे उत्तर का इंतजार करें। बेंगलुरु लौटने के 10 दिन बाद मुझे वह प्रतीक्षित तार मिला। कोडेकरे फॉरेस्ट लॉज के एक गार्ड का टट्टू मारा गया था। मैंने हिसाब लगाया कि जब तक मैं पहुंचूंगा यह घटना 4 दिन पुरानी होगी। मैंने उत्तर भेजा कि वे कैंपेकरे लौटें और आगे की घटनाओं की सूचना इसी तरह टेलीग्राम से दें। 6 दिन और बीते। फिर दूसरा तार आया। एक बाघ ने बैलगाड़ी के चालक पर हमला किया था। यह गाड़ी मोरप्पुर गांव से चिनार नदी के सोपथी की ओर जा रही थी। ये निश्चित रूप से वही नरभक्षी था। 1 घंटे के भीतर मैं कार से धर्मपुरी के लिए निकल पड़ा। वहां मैंने अपने दोनों साथियों को लिया। हम पेनाग्राम पहुंचे, कार वहीं छोड़ी और 12 मील का सफर पैदल तय किया, मोरपुर की ओर, चिनार नदी और सोपथी को पार करते हुए। इस बीच मुझे पता चला कि जिस बैलगाड़ी चालक पर बाघ ने हमला किया था उसने अपनी जान बचाई थी। गाड़ी से कूदकर सीधे जुए पर और फिर दोनों बैलों के बीच जा छिपा। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया और उसके साथियों ने भी शोर मचाया। तभी बाघ भाग गया। मैंने मोरप्पुर में उस चालक से बात की। उसने बताया कि बाघ अचानक पीछे से आया था। उसकी गाड़ी काफिले की आखिरी थी। बाघ पीछे से गाड़ी में कूदने ही वाला था, तभी वह बैलों के बीच जा छिपा। मैंने उससे पूछा कि बाघ गाड़ी में क्यों नहीं चढ़ पाया। उसने कहा वह आधा कूदा था, लेकिन मैंने इंतजार नहीं किया और तुरंत बैलों के बीच जा छिपा। इसी बीच सोपथी से आए यात्रियों ने खबर दी कि उन्होंने पिछली रात के ताजा बाघ के पंजों के निशान देखे हैं, जो चिनार नदी की ओर जा रहे थे। यह सुनकर हम तुरंत सोपथी लौटे और जल्द ही वे निशान मिल गए। चिनार नदी चांदी सी चमकती धारा की तरह बह रही थी। गीली रेत पर साफ दिख रहा था कि बाघ लंगड़ा रहा था। उसका पूरा भार बाएं आगे के पंजे पर था, जबकि दायां पंजा बहुत हल्के से पड़ रहा था। मैंने बताया था कि स्पाइडर वैली यहीं चिनार नदी से मिलती है, आधा मील नीचे, उसी दिशा में जहां बाघ गया था। नदी के बीच एक लंबा पत्थर था। यह 4 फीट ऊंचा, 40 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा था। मैंने तय किया कि उस रात मैं उसी पत्थर पर बैठूंगा। उम्मीद थी कि बाघ वापस चिनार की ओर आएगा और मुझे ऊंचाई पर देखेगा। मैंने रंगा की पगड़ी, पुराना भूरा कोट और धोती उधार ली और सब अपने कपड़ों के ऊपर पहनकर शाम 5:30 बजे उस पत्थर पर बैठ गया। रंगा और बायरा डर के कारण मोरपुर लौटने की बजाय चिनार किनारे के विशाल मुट्ठी पेड़ों पर ऊंचाई में बैठ गए। उस समय रातें बहुत अंधेरी थीं, लेकिन मेरी स्थिति से और नदी की चौड़ाई 100 गज होने के कारण मुझे भरोसा था कि सफेद रेत तारों की रोशनी को परावर्तित करेगी और बाघ की आकृति मुझे दिख जाएगी। मुझे पता था कि लंगड़ेपन के कारण बाघ दूर से हमला नहीं करेगा। वह चुपके से पास आने की कोशिश करेगा और फिर झपटेगा। मैंने अपनी रोशनी की जांच की। 405 बंदूक को सावधानी से लोड और कॉक किया और उसे पत्थर पर अपने दाएं रखा, जहां से बाघ उसे देख न पाए और शक न करे। मैंने एहतियातन अपनी 12 बोर डबल बैरल जेफरीज भी साथ रखी थी, एक अतिरिक्त हथियार के रूप में। चौक बैरल में एलजी स्लग और दाएं बैरल में घातक बॉल कारतूस। मैंने उसे अपने बाएं पत्थर पर रख दिया। मेरी रात की जरूरतें पूरी थीं। चाय की फ्लास्क, सुबह भूख मिटाने के लिए कुछ चपातियां और मेरी पाइप। मैं अपने मोटे कोट पर बैठा था ताकि कठोर पत्थर पर थोड़ी नरमी मिले। अगर रात ठंडी हो जाती तो उसे पहन लेता। जंगल के पक्षी और जानवर दिन को विदा कर रहे थे। रात के जीव अपनी बारी का स्वागत कर रहे थे। उनकी आवाजें कम मधुर लेकिन कहीं अधिक भयावह थीं।
7:30 बजे अंधेरा छा गया। चिनार की सफेद रेत तारों की रोशनी में चमक रही थी और मेरा पत्थर मानो किसी द्वीप की तरह बीच में खड़ा था। रात 9 बजे अचानक शोर और धमक सुनाई दी। एक हाथी नदी किनारे उतरा, रेत पर चलता हुआ मेरे पत्थर के पास से गुजरा। मैं बिल्कुल स्थिर बैठा रहा। आगे जाकर उसने हवा में मेरी गंध पकड़ ली। उसने अपनी सूंड जमीन पर पटकी और एक अजीब आवाज निकाली, जैसे कोई जस्ता की चादर अचानक मोड़ी जा रही हो। फिर वह मुड़ा, मेरी गंध और सूंघी और तेजी से झाड़ियों में गायब हो गया। यही व्यवहार होता है जब हाथी दुष्ट न हो। 11 बजे भी मैं चौकसी से चारों ओर देख रहा था। तभी पीछे और बाईं ओर मैंने एक हल्की सी हलचल महसूस की। ध्यान से देखा, कुछ नहीं। रुको, क्या वह धुंधली सी आकृति नहीं थी जो रेत पर हल्की सी छाया बना रही थी? मैंने नजरें हटाई और फिर उसी जगह देखा। अब वहां कुछ नहीं था। अजीब है, मैंने सोचा, क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं या थक गई हैं? फिर मैंने उसे देखा, इस बार पहले से कहीं ज्यादा पास। अब वह नदी के उस पार और मेरे पत्थर के बीच आधे रास्ते पर था। मैं अब किसी और दिशा में देखने का जोखिम नहीं उठा सकता था। मेरी आंखें उसी पर जमी थीं। वह आकृति खींचती, फैलती और मेरी ओर तैरती सी बढ़ रही थी। कभी लंबी, कभी छोटी होती, लेकिन उससे कोई आवाज नहीं आ रही थी। तबीयत अचानक मुझे समझ आया, वह बाघ था। वह अपने पेट के बल रेंगता हुआ मेरी ओर बढ़ रहा था, तेज, छोटे छोटे लेकिन बेहद खामोश कदमों से। जब उसे लगा कि दूरी पर्याप्त है, वह अंतिम घातक हमला करने को तैयार हो गया। पसीना मेरे चेहरे और गर्दन से बह रहा था। मैं भय और उत्तेजना से कांप रहा था, लेकिन यह कमजोरी नहीं दिखा सकता था। मैंने गहरी सांस ली, उसे रोका और मन ही मन अपने ईश्वर से प्रार्थना की। फिर बंदूक गोद में रखकर कंधे पर उठा ली। अब बाघ मात्र 20 गज दूर था। उसने मेरी हरकत देख ली और समझ गया कि उसकी मौजूदगी का भेद खुल चुका है। उसकी पूंछ पतली काली लकीर की तरह पीछे हिली। उसकी आकृति सघन हो गई। वह छलांग के लिए तैयार हो रहा था। मेरी टॉर्च की रोशनी उसके चपटे गुर्राते हुए सिर पर पड़ी और उसी क्षण मेरी बंदूक गरजी। उसके छलांग लगाने से क्षण भर पहले गोली लगते ही वह उछला और आगे बढ़ा। मेरी जान इस बात से बची कि टॉर्च बुझी नहीं। मैं दूसरी गोली चला पाया। वह पत्थर तक पहुंच गया, लेकिन अपने पुराने घाव या मेरी ताजा गोलियों के कारण वह चढ़ नहीं पाया। तभी मेरी तीसरी गोली बेहद नजदीक से उसके सिर के मुकुट में धंस गई। उसका मस्तिष्क चकनाचूर हो गया और उसका हमला, जो लगभग सफल हो चुका था, वहीं रुक गया। वह लुढ़क कर चिनार की रेत पर गिर पड़ा। उसका जीवन अंत हो चुका था। मैं सीटी बजाता हुआ सोपथी की ओर लौटा। रंगा और बायरा, जो मुट्ठी के पेड़ों पर बैठे थे, मेरी गोलियों की आवाज और मेरी वापसी देखकर समझ गए कि बाघ मारा जा चुका है। अगली सुबह हमने उसे देखा, औसत आकार का, कुछ दुबला, नर बाघ। मेरी पहली गोली, जो मैंने 17 दिन पहले पहिए के नीचे से चलाई थी, उसके दाएं कंधे की हड्डी तोड़ चुकी थी। घाव ठीक हो रहा था, लेकिन वह हमेशा लंगड़ा रहता। पिछली रात की पहली गोली उसके खुले मुंह से होकर गर्दन में निकली थी, एक बड़ा छेद बना दिया। फिर भी वह आगे बढ़ा। दूसरी गोली उसके बाएं कंधे के पीछे लगी, फेफड़ों को चीरती हुई निकली। फिर भी वह आगे बढ़ा। केवल तीसरी गोली, जो उसके सिर के मुकुट में धंसी, ने उसकी अदम्य आत्मा को रोक दिया। क्या चीज इस बाघ को नरभक्षी बना गई थी? यह वही पहेली है जिसे हर शिकारी सुलझाने की कोशिश करता है, न केवल अपने ज्ञान के लिए, बल्कि जनता को शिक्षित करने के लिए भी। और यह बाघ भी उस अटल नियम का अपवाद नहीं था कि मनुष्य ही बाघ को नरभक्षी बनने पर मजबूर करता है। उसके उसी दाएं पैर में, जिसे मैंने पहली मुठभेड़ में घायल किया था, पहले से ही एक पुराना घाव था, नीचे की ओर। उसकी कोहनी के जोड़ में एक चपटी सीसा की गोली धंसी हुई थी, जो किसी बंदूक या मुस्कट से
1 साल या उससे भी पहले चलाई गई थी। यह विदेशी वस्तु उस सबसे महत्वपूर्ण जोड़ में फंसी हुई बाघ को असहनीय पीड़ा देती रही और साथ ही उसके सामान्य शिकार, जंगली जानवर और मवेशी को मारने की क्षमता को बुरी तरह बाधित कर चुकी थी। उसका दायां पैर, जो शिकार को पकड़ने और गिराने में सबसे अहम होता है, अब कमजोर हो गया था। निस्संदेह यही एकमात्र कारण था जिसने इस बाघ को मनुष्यों की ओर मोड़ दिया, भूख से बचने के लिए।